गया। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। तो कहाँ पहुंच गए थे अपन? कोई बताएगा? मेरे ख्याल से अपन ने वेद पढ़ लिए थे, ठीक है, उपनिषद पढ़ लिया था, ठीक है, आरण्यक पढ़ लिए थे और पुराण देख लिए थे, ठीक है। आज अपन जो देखेंगे वो देखेंगे महाकाव्य, ठीक है। उसके बाद महाकाव्य के बाद अपन देखेंगे सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य के बाद बच्चों देखेंगे क्या? स्मृति साहित्य। थोड़ा थोड़ा सा है इसमें देखने के लिए, ऐसा कुछ खास है नहीं है ना। तो इसको देखते हुए अपन ब्राह्मण और उत्तर पे चले जाएंगे। इसके बाद अपना वैदिक साहित्य जो होता है, ब्राह्मण वैदिक साहित्य, वो बच्चों खत्म हो जाएगा, है ना। तो आज अपन क्या देखेंगे? महाकाव्य। तो आज अपना जो है टॉपिक वो है क्या पढ़ना बच्चों आज अपन को? महाकाव्य। महाकाव्य बेटा दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो होते हैं, प्रकार थोड़ी होते हैं उसके। मैं भी प्रकार पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को प्रकार पढ़ाने का। जो महाकाव्य होते हैं वो दो होते हैं। पहला होता है बच्चों महाभारत। महाभारत। दूसरा होता है बच्चों रामायण। ठीक है, ये दो महाकाव्य होते हैं, ठीक है। महाभारत यह बेटा विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत क्या है बच्चों? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई है, ठीक है। और रचनाकार कौन है? रचयिता कौन है बेटा इसके? वेद व्यास। रचनाकार या रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी, ठीक है। रचनाकार कौन है बेटा? रचयिता कौन है इसके? महर्षि वेद व्यास जी, ठीक है। और एक इसमें महाभारत में बेटा 18 पर्व कितने हैं इसमें? 18। अब जैसे आप पूछोगे पर्व कौन है? पर्व बेटा जैसे कृष्ण पर्व, आदि पर्व, ठीक है। और क्या नाम इसका, अपना ये कर्ण पद पर्व, ठीक है। ऐसे इसमें कुछ पर्व पाए जाते हैं। भीष्म पर्व, ठीक है, द्रोण पर्व, ठीक है, और स्त्री पर्व, शक्ति पर्व, ठीक है, उद्योग पर्व, विराट पर्व, है ना। ऐसे पर्व को लेके इनकी संख्या कितनी है? 18, ठीक है। और इसको यार अपन को थोड़ा छोटा कर लूं क्या इसको? ठीक है। इसके बेटा कई और नाम भी पाए जाते हैं, मतलब कई और नामों से भी महाभारत को जाना जाता है, ठीक है। जैसे इसको बेटा एक जय संहिता भी कहते हैं, इसका अन्य नाम जय संहिता, ठीक है। जय संहिता हो गया, यहां एडिंग डाल लो अन्य नाम, ठीक है। जय संहिता हो गया। और इसको बेटा एक सप्त सहस्त्री
सतसहस्त्री नाम से भी जाना जाता है। ये नाम बेटा कितना, यह नाम इसका 1,00,000 श्लोक, 1,00,000 श्लोक होने पर रखा गया। ठीक है, सतसहस्त्री 1,00,000 श्लोक पूर्ण होने पर इसका नाम रखा गया। ठीक है, और इसका एक अन्य नाम मिलता है अपन को, वो भरत या भारत। ठीक है, भरत या भारत भी इसको बोलते हैं, है ना। तो और इसमें कुछ खास है नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ा विश्व का महाकाव्य है। इसकी रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। इसके अन्य नामों में बेटा अपन देख लेते हैं, जय संहिता। ठीक है, और सतसहस्त्री इसको क्यों बोलते हैं, 1,00,000 श्लोक पूर्ण हो जाने पर इसको सतसहस्त्री बोलते हैं। ठीक है, और इसका एक अन्य नाम भरत और भारत भी है। ठीक है, तो ये अपना हो गया महाभारत। ठीक है, और इसमें पर्वों की संख्या कितनी बेटा, 18, और पर्व भी कौन से, द्रोणपद पर्व, ठीक है, आदि पर्व, ठीक है, और क्या नाम उसका, कर्ण पर्व, विराट पर्व, ठीक है, उद्योग पर्व, ठीक है, और भी हैं जैसे अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, है ना। ऐसे कुल मिला के 18 पर्व हैं। खैर स्त्री पर्व भी है, लेकिन अपन को इसमें ज्यादा जाना नहीं है, तब से याद रख लो कि पर्वों की संख्या कितनी है, 18। ठीक है, अब चलते हैं अपन रामायण की ओर। ठीक है, रामायण यह बेटा, यह है श्री राम जी के जीवन चरित्र, राम जी के जीवन चरित्र पर आधारित महाकाव्य है। ठीक है, किसके, भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित एक महाकाव्य। इसकी रचना भी बेटा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, इसकी रचना भी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, और इसके जो रचयिता हैं, इसके रचयिता बेटा वाल्मीकि। वाल्मीकि जी, ठीक है, इनकी रचनाकार कौन है, महर्षि वाल्मीकि जी। तो ये रामायण हो गई। ठीक है, और इसका एक नाम बेटा मिलता है अपन को देखने को, चतुर्विदशी संहिता। क्या मिलता है, चतुर्विदशी संहिता। इसे बेटा आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। इसको अपन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्या होता है बेटा, इसको आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये अपनी रामायण हो गई। क्या क्या हो गया, ये श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित एक महाकाव्य। ठीक है, इसकी रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। महर्षि वाल्मीकि जी, ठीक है, और इसको आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें बेटा 24,000 श्लोक हैं। श्लोकों की संख्या 24,000। ठीक है, श्लोक कितने हैं, 24,000। ठीक है, रामायण को बेटा 7 खंडों में बांटा गया है।
ठीक है। रामायण को कौन से कांडों में बांटा जाता है? कितने कांडों में? 7 कांडों में, ठीक है। जैसे लंका कांड हो गया, सुंदर कांड हो गया, है ना, सीता हरण हो गया, ठीक है। और बाद में एक कांड जोड़ा गया जो क्या नाम उसको बोलते हैं, लव कुश का जन्म हुआ था जब, है ना, बाल कांड। वो बाल कांड तो श्री राम जी के शुरू का है बिल्कुल, है ना, और एक बाद में जोड़ा गया लव कुश के टाइम का, ठीक है। तो ये कुल मिला के 7 कांडों पर आधारित है, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, महाकाव्य। महाभारत देख लिए अपन ने, रामायण देख लिए अपन ने, ठीक है। अब आते हैं अपन सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य क्या होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपन सूत्र साहित्य क्या होते हैं। बेटा सूत्र साहित्य का विकास कल्प काव्य वेदांग से हुआ है। मतलब जो कल्प सूत्र एक वेदांग पढ़ा था ना अपन ने, उससे इसका हुआ है। कल्प नामक वेदांग, वेदांग नहीं पढ़ा था अपन ने, कल्प, है ना, उसी से इसका हुआ है। मतलब उत्पत्ति इसकी जो हुई है सूत्र साहित्य की, वहीं से हुई है, ठीक है। इसमें बेटा यज्ञ हवन की विधियां, ठीक है, कर्मकांड, है ना, और राजनीति, सामाजिक मुद्दे, ठीक है, इस चीजों पे चर्चा की है। मतलब प्राचीन काल की इन सब चीजों की जानकारी हमें सूत्र साहित्य से मिलती है। इसके बेटा 4 ग्रंथ हैं, ठीक है। पहला सौत सूत्र, दूसरा गृह सूत्र, तीसरा धर्म सूत्र, और चौथा कौन सा बेटा, कौन सा, सुल्व सूत्र, ठीक है। तो अपन देखते हैं सूत्र साहित्य का विकास। सूत्र साहित्य, ठीक है। इसका विकास कल्प नामक वेदांग, वेदांग से हुआ, ठीक है। विकास कैसे हुआ, कल्प नामक वेदांग से, ठीक है। जानकारी, जानकारी मिलती है बेटा यज्ञ, यज्ञीय विधियां, ठीक है, कर्मकांड, ठीक है, यज्ञ विधियां, कर्मकांड, ठीक है, और राजनीतिक, सामाजिक आदि, ठीक है। जानकारी इकाई की हो गई बेटा, यज्ञ विधियां, कर्मकांड, सामाजिक और राजनीतिक जानकारी, ठीक है। इसके अंतर्गत ग्रंथ कितने आते हैं बेटा, 4। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत 4 ग्रंथ आते हैं, ठीक है। 4 ग्रंथों के नाम बेटा आइए देखते हैं। पहला आ गया, कौन सा बताया था मैंने, सौत्र, सौत्र के सूत्र, 1 मिनट देख लेता हूं। सौत सूत्र, हाँ सही लगा, सौत सूत्र, ठीक है। इसके अंतर्गत बेटा जो सौत सूत्र होता है, इसके अंतर्गत आते हैं यज्ञ, ठीक है, यज्ञ। और यज्ञ के बाद बेटा इसके अंतर्गत आता है यज्ञ से संबंधित विधि विधान, ठीक है। जैसे बेटा हो गया अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध, ठीक है। और एक होता है राजसूय यज्ञ। ये यज्ञ बेटा राजा को अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में सहायता करते हैं। अश्वमेध यज्ञ बेटा आपको बता दूं वो होता है जिसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है स्वतंत्र रूप से, ठीक है, और उसका भ्रमण पूरे राज्य में कराया जाता है, ठीक है, जहां जहां तक पूरे भारत की सीमाएं होती हैं। अगर ये अश्व किसी राजा ने पकड़ लिया तो उसको माना जाता है कि उस राजा ने उसको युद्ध की चुनौती दे दी। अगर ये घोड़ा स्वतंत्र रूप से चलता गया, विचरण करते हुए, घूमते हुए अपने राज्य में फिर से आ गया, इसका मतलब ये है कि जिस राज्य ने ये अश्वमेध यज्ञ करवाया है वो भारत का या विश्व का जहां भी हो रहा हो
वहां का सबसे बड़ा राजा वही है, उससे लड़ने की क्षमता किसी में नहीं है। तो ये अश्वमेध यज्ञ होता है। राजसूय यज्ञ की भी बेटा मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए किया जाता है कि हम ही श्रेष्ठ हैं, है ना। इसमें सभी राजाओं को बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। किसी एक भी राज्य के राजा के ना आने से यह यज्ञ पूर्ण नहीं होता है, ध्यान रखना मेरी बात को, है ना। तो ये अश्वमेध यज्ञ हो गया, ठीक है। अब अपन इसको थोड़ा छोटा करके देखते हैं, ठीक है। ये हो गया क्या बेटा, सौत सूत्र। अब आ गया बेटा गृह सूत्र। गृह सूत्र के अंतर्गत बेटा आता है अपना गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन से संबंधित ठीक है, गृहस्थ जीवन से संबंधी। और इसमें बेटा एक अंतिम संस्कार भी आ जाता है, अंतिम संस्कार, ठीक है। इसके अंतर्गत गृह सूत्र के अंतर्गत जीवन, गृहस्थ जीवन से संबंधित समस्याएं जो भी हैं, ठीक है, और अंतिम संस्कार को लेकर चर्चा की गई है। तीसरा आता है बेटा धर्म सूत्र, धर्म सूत्र, ठीक है, धर्म सूत्र। इसके अंतर्गत धार्मिक चर्चा, धार्मिक एवं सामाजिक चर्चा, ठीक है। इसके अंतर्गत धार्मिक और सामाजिक चर्चा है। अब बेटा आता है सुलभ सूत्र, सुलभ सूत्र, ठीक है। इसके अंतर्गत बेटा रेखीय गणित का ज्ञान दिया गया है। क्या दिया गया है, रेखीय गणित का ज्ञान, ठीक है। रेखीय गणित का ज्ञान दिया गया है। और रेखीय गणित का भी ज्ञान किसके लिए दिया गया है, जो यज्ञ होता है ना बेटा, यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ की वेदी, यज्ञ की जो वेदी होती है उसको कितने सेंटीमीटर चौड़ा, मतलब चौड़ाई उसकी कितनी, उसकी चौड़ाई रखनी है, किसकी उसकी लंबाई रखनी है ना, उसका आयत, आयत कितना होना चाहिए, आयतन, ये सब का रेखीय ज्ञान कहाँ दिया गया है, सुलभ सूत्र में। तो क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि यज्ञ में जो वेदी तैयार की जाती है, यज्ञ में जो वेदी तैयार की जाती है उसका माप काय में दिया गया है, तो अपन को आंसर लगाना है बेटा सुलभ सूत्र में, ठीक है। समझ गए मेरी बात। तो ये अपना सूत्र साहित्य भी खत्म होता है, ठीक है। सूत्र साहित्य में जानकारी बेटा किसकी है, यज्ञ विधि, कर्मकांड, सामाजिक और राजनीतिक, ठीक है। और इसके अंतर्गत 4 ग्रंथ आते हैं बेटा, कौन कौन से 4, सौत्र सूत्र, इसमें यज्ञ की, यज्ञ से संबंधित विधि विधान दिए गए हैं, ठीक है, जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गया, राजसूय यज्ञ हो गया, ठीक है। और गृह सूत्र, इसमें बेटा जीवन, गृहस्थ जीवन से संबंधित जो भी समस्या, परेशानी, सुख दुख होते हैं उसको दर्शाया गया है और अंतिम संस्कार का वर्णन भी किया गया है, ठीक है। फिर आ जाता है अपना धर्म सूत्र। धर्म सूत्र के अंतर्गत धार्मिक और सामाजिक चर्चा हुई है, ठीक है। सुलभ सूत्र में मैंने बता दिया रेखीय ज्ञान का वर्णन किया गया है, मतलब जो माप होती है, रेखीय माप, उसका वर्णन किया गया है। रेखीय माप जैसे यज्ञ की जो वेदी होती है, वेदी, वेदी को कितना चौड़ाई, उसकी चौड़ाई, ठीक है, उसकी लंबाई, ठीक है, चौड़ाई, लंबाई, और उसका बीच का आयत कितना होना चाहिए, है ना, ये सब का वर्णन कहाँ किया गया है, सुलभ सूत्र में, ठीक है। तो अपना ये सूत्र साहित्य भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपन को देखना है स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य को समझ लीजिए। स्मृति साहित्य जो होते हैं ये बेटा हमें प्राचीन काल की जानकारी तो देते ही है, ठीक है। और उसके साथ साथ सामाजिक प्रथा कैसी रही, समाज में मतलब प्रथा कैसी रही, ठीक है, संस्कृति कैसी रही हमारी, ठीक है, रीति रिवाज कैसे रहे, ये हमें, ये सब चीज की जानकारी दी है क्या, स्मृति साहित्य, ठीक है। आपने सुना होगा मनुस्मृति का नाम, ये हमारा पुराना संविधान कहते हैं इसको, है ना। मनुस्मृति को क्या कहा जाता है, पुराना संविधान, ठीक है। इसके अनुसार ही पहले सारी व्यवस्थाएं होती थी, ठीक है, जैसे वर्ण व्यवस्था हो गया, ठीक है, किसको क्या काम करना है उसका निर्धारण भी इसी में किया गया था, ठीक है। और जो कैसे शासन चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ का वर्णन, मतलब पूरा समाज एक चलाने का दायित्व मनुस्मृति पे होता था, उसी के अनुसार क्या चलता था अपना समाज, ठीक है बच्चों। और फिर अपन देखेंगे नारद स्मृति। नारद स्मृति में बेटा क्या देखा गया है कि इसमें
क्या नाम उसका, गुप्त काल। गुप्त काल की जानकारी किस में दी गई है, नारद स्मृति में। और इसमें भी बेटा शुंग काल की जानकारी दी गई है मनु स्मृति में। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और काय की प्राचीन ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से इंपोर्टेंट है, धार्मिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से इंपोर्टेंट है। क्या, स्मृति साहित्य। इसके अंदर दो ही चीज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, स्मृति साहित्य को देख लेते हैं। स्मृति साहित्य, ठीक है, इसमें क्या क्या है बेटा, रीति रिवाज, ठीक है, पहली चीज, ठीक है, प्रथाएं, ठीक है, प्रथाएं हो गया, ठीक है, सामाजिक एवं राजनीतिक, राजनीतिक स्थिति आदि का वर्णन। ठीक है, स्मृति साहित्य में क्या है, रीति रिवाज, प्रथाएं, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति का वर्णन। ठीक है, समाज कैसा था, समाज में कैसे रीति रिवाज थे, क्या संस्कृति थी, है ना, उस सब का वर्णन अपन को स्मृति साहित्य में मिलता है। ठीक है, ये प्राचीन काल के स्रोतों में से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्या, स्मृति साहित्य। ठीक है, इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, अपन इसमें बेटा दो ही चीज देखेंगे। ठीक है, एक देखेंगे मनुस्मृति, पहला क्या देखेंगे, मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति। इसमें बेटा मनुस्मृति को क्या बोला जाता है, पुराना संविधान। ठीक है, पुराना संविधान। ठीक है, इसमें था क्या क्या बेटा, इसमें प्रथाएं, ठीक है, रीति रिवाज, ठीक है, और सामाजिक कानून, सामाजिक कानून जैसे वर्ण व्यवस्था, शासन, ठीक है, नियम, कानून आदि का वर्णन। ठीक है, मनुस्मृति में बेटा क्या, इसको क्या कहते हैं, पुराना संविधान। ठीक है, पहले के जो मतलब जैसे अभी का हमारा भारत कैसे चलता है संविधान के अनुसार। ठीक है, पहले के जमाने में भी कुछ तो होता होगा चलाने के लिए, तो बेटा ये तो होता था क्या, मनुस्मृति। महर्षि मनु द्वारा इसकी रचना की गई है, महर्षि मनु द्वारा। ठीक है, महर्षि मनु द्वारा इसकी रचना की गई है। ठीक है, इनको बेटा ब्राह्मणों का संविधान भी कहते हैं, एक नाम इनको ऐसे भी मिलता है, ब्राह्मणों का संविधान, क्योंकि उसमें ब्राह्मणों से संबंधित मतलब हर चीज से मतलब एक जो चलाने के लिए, जैसे भारत को चलाने के लिए अभी संविधान की आवश्यकता पड़ती है, मैंने अभी बताया, वैसे ही उस समय भी तो कोई चीज होती होगी जिसको पूरा एक जिसमें पूरा ब्यौरा रहता होगा कि मतलब किसको क्या सजा देनी है, कैसे राज्य चलाना है, कैसे क्या होना है ना, वो सब बेटा इसी मतलब मनु महाराज द्वारा, मनु ऋषि द्वारा एक लिखा गया ये था मनुस्मृति। ठीक है, ये मनुस्मृति थी, इसमें ये सब चीजें दी गई थी। ठीक है, कि इस प्रकार से शासन किया जाए, उसमें क्या क्या प्रथाएं, रीति रिवाज, सामाजिक कानून, ठीक है, और वर्ण व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, शासन, नियम, कानून, है ना,
ये सब क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सब कुछ क्या में दिया गया था, मनुस्मृति में। इससे बेटा एक चीज और देख लें अपन, शुंग काल की जानकारी मिलती है अपन को, शुंग काल की, मनुस्मृति से शुंग काल की जानकारी, ठीक है, उसकी वंशावली कैसे रहे, कैसे शुंग काल चला, है ना, इस सब की जानकारी क्या में मिलती है बेटा, मनुस्मृति में। और दूसरी एक और अपन पढ़ेंगे दूसरी नंबर पे, नारद स्मृति। नारद स्मृति, नारद स्मृति में बेटा है कुछ नहीं है, एक छोटी सी चीज बस याद रखना है, नारद स्मृति से गुप्त काल की, गुप्त काल की जानकारी, गुप्त काल की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य क्या होता है, रीति रिवाज, प्रथाएं और सामाजिक राजनीतिक स्थिति का वर्णन, ठीक है। मनुस्मृति अपन इसमें पहले पढ़ेंगे, मनुस्मृति पुराना संविधान या ब्राह्मणों का संविधान, ठीक है, इसको यहाँ ब्राह्मणों का संविधान भी लिख देता हूं, का संविधान, इसका एक अन्य नाम है बेटा ये ब्राह्मणों का संविधान, ठीक है। रचना किसने की थी, मनु ने, ठीक है। इसमें थे क्या, प्रथाएं, रीति रिवाज, ठीक है, सामाजिक कानून व्यवस्था, ठीक है, और राज्य को कैसे चलाना है उसके नियम कानून सब कुछ इसमें वर्णित थे। दूसरे नंबर पे आते हैं नारद स्मृति, इसमें बेटा काय की जानकारी मिलती है, गुप्त काल की, और मनु स्मृति से काय की मिलती है, शुंग काल की, इसलिए इसको ऐतिहासिक भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये हो गया बेटा अपने स्मृति साहित्य, दो ही पढ़ना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन क्या, ब्राह्मणोत्तर साहित्य, ये अपना नया टॉपिक है। ब्राह्मणोत्तर साहित्य, अच्छा अब भी है ना, अभी अपन ब्राह्मण वैदिक साहित्य जो था हमारा, वेद पुराण आरण्यक, ठीक है, और उपनिषद, ठीक है, पुराण, ठीक है, स्मृति साहित्य, सूत्र साहित्य, ये सब अपन पढ़ चुके हैं, है ना। अब अपना जो दूसरा पार्ट मैंने बताया था ना, क्या है अपना ब्राह्मणोत्तर काल, ठीक है, उसमें अपन जो पढ़ने वाले थे, उसमें अपन दो चीजें पढ़ने वाले थे, क्या इसके अंतर्गत, बौद्ध साहित्य, ठीक है बच्चों, बौद्ध साहित्य, याद आ रहा है कुछ। दूसरे नंबर पे अपन पढ़ने वाले थे जैन साहित्य, जो मैंने फॉर्मेट बनवाया था उस पर ध्यान दो, ठीक है। इसके अंतर्गत अपन दो चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर पे अपन जो शुरुआत करेंगे वो है बेटा बौद्ध साहित्य, काय की शुरुआत करेंगे, बौद्ध साहित्य की, ठीक है। बौद्ध साहित्य, बेटा बौद्ध साहित्य के जो सबसे इंपोर्टेंट जो ग्रंथ होते हैं वो उनको बोला जाए त्रिपिटक, त्रिपिटक, ठीक है। बौद्ध साहित्य के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ होते हैं उनमें शामिल है त्रिपिटक, ठीक है। अब देख लेते अपन इसका अर्थ, इसका अर्थ होता है त्रिपिटक का बेटा तीन टोकरियां, क्या होता है, तीन टोकरियां, और तीन टोकरियां कैसी बेटा, ज्ञान रूपी, तीन टोकरियां, त्रिपिटक का अर्थ होता है तीन टोकरियां, और तीन टोकरियां कैसी बेटा, ज्ञान रूपी, ठीक है। तो अपन त्रिपिटक को देखेंगे क्या क्या त्रिपिटक में आते क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले आता है त्रिपिटक के अंतर्गत बेटा, अपन यहां से देखेंगे, त्रिपिटक के अंतर्गत सबसे पहले आता है सुत्पिटक, ठीक है। अब अपन को सुत्पिटक के अंदर क्या क्या है ये देखना है, ठीक है। इसके अंतर्गत गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश, ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा दिए उपदेश, सिद्धांत, ठीक है, विचार आदि का संकलन है, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है, बौद्ध साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन से हैं, त्रिपिटक। अब त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है, तीन टोकरियां, ठीक है। तीन टोकरियां बच्चों कैसी, ज्ञान रूपी, ठीक है।
और इसके अंतर्गत पहले नंबर पे आता है क्या बेटा, सुत पिटक। सुत पिटक में क्या है बेटा, गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश, ठीक है, सिद्धांत और विचार, ठीक है, विचार आदि का संकलन, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आता है बेटा त्रिपिटक में, वो उसका नाम है क्या, विनय पिटक। विनय पिटक, ठीक है। अब देखते विनय पिटक में क्या है, इसमें भी अब बहुत, इसमें बच्चों जो बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम कानून, नियम कानूनों, बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम कानूनों का संग्रह, संग्रहण किया गया, ठीक है। विनय पिटक जो है उसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं ना, बौद्ध सन्यासी, जो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं और सन्यास का जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए बेटा नियम और कानून, ठीक है, नियम कानूनों का संग्रहण, ठीक है, काय में किया गया है बेटा, विनय पिटक में, ठीक है। थर्ड नंबर पे आते हैं अपन, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाएंगे बच्चों अपन अभिधम्म पिटक, ठीक है। अभिधम्म पिटक में देखते क्या है बेटा, इसमें बौद्ध दर्शन, यात्रा, दार्शनिक स्थल, आदि की जानकारी, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है अभिधम्म पिटक, और अभिधम्म पिटक में बेटा है क्या, बौद्ध दर्शन, यात्रा और दार्शनिक स्थल की जानकारी, ठीक है। तो बौद्ध साहित्य ये अपना त्रिपिटक इस प्रकार से कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो ये बौद्ध साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले क्या आता है, त्रिपिटक। त्रिपिटक का क्या होता है बेटा, तीन टोकरियां कैसी बच्चों, ज्ञान रूपी तीन टोकरियां, ठीक है। उसके अंतर्गत त्रिपिटक में आता है बेटा पहले नंबर पर सुत पिटक। सुत पिटक में क्या दिए गए हैं, गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश और सिद्धांत, उसका उपदेशों का संकलन किया गया है, ठीक है। विनय पिटक के अंतर्गत आता है बच्चों अपना बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम कानून, ठीक है, इनका संग्रहण किया गया है। फिर आता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बेटा बौद्ध दर्शन, यात्रा और दार्शनिक स्थलों का मतलब विवरण किया गया है, जानकारी दी गई है, ठीक है। तो ये अपना त्रिपिटक कंप्लीट होता है, ठीक है। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत एक ही ये आता है। एक होता है बेटा अपना जातक कथाएं, जातक कथाएं। अब इनको समझो, जातक कथाएं क्या होती हैं, ये महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म, ठीक है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कहानियों, पूर्व जन्म से संबंधित कहानियां है, ठीक है। जातक कथाएं जो होती है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, ठीक है। जातक कथाएं जो होती हैं अपनी, उनमें क्या है बेटा, बौद्ध जन्म के पूर्व जन्म, बौद्ध महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म का विवरण है। क्या, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म का विवरण काय में है, जातक कथाओं में। उनको अपने जो उनकी पूर्व जन्म की कहानियां थी ना, उनका संकलन काय में किया गया है, जातक कथाओं में, ठीक है। एक अपना ये हो गया, ठीक है। और एक चीज और अपन देख लेते हैं इसको पीछे चल के, एक दो चीजें और हैं, यहां लिखवा देता हूं, यहां, ठीक है। ये बेटा सुत पिटक है ना, सुत पिटक, इसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, इसे
बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। और ये विनय पिटक है, इसको बौद्ध धर्म का संविधान। ठीक है, इसको बौद्ध धर्म का संविधान कहा जाता है ना। और जातक कथाएं भी देख ली अपन ने। ठीक है, जातक कथाएं देख ली, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं उनको जातक कथाएं कहते हैं। ठीक है, अब एक और है बेटा इसमें, अंगोत्तर। ठीक है, अंगोत्तर निकाय। इसमें कुछ नहीं है बेटा, बौद्ध धर्म, बौद्ध कालीन बौद्ध कालीन 16 महाजनपदों का वर्णन। ठीक है, इसमें बौद्ध कालीन 16 महाजनपदों का वर्णन है और कुछ नहीं है ना। जो बुद्ध के समय में 16 महाजनपद थे उनका विवरण है इसमें। ठीक है, उसके बाद एक महत्वपूर्ण रचना आ जाती है बेटा बौद्ध साहित्य में, क्या? बुद्ध चरित्रम। ठीक है, इसके जो बेटा रचनाकार हैं, ठीक है, इसके जो बेटा रचनाकार हैं, ठीक है, उनका नाम है अश्वघोष। अश्वघोष द्वारा इसको रचना की गई है इसकी। इसमें बुद्ध चरित्रम में बेटा है क्या जानकारी? गौतम बुद्ध के जीवन काल से संबंधित घटनाओं का वर्णन। ठीक है, इसमें जानकारी क्या मिलती है बेटा? गौतम बुद्ध के जीवन काल से संबंधित घटनाओं का वर्णन मिलता है किसमें? बुद्ध चरित्रम में। ठीक है, और इसको बेटा एक चीज कहा जाता है बौद्धों की रामायण। इसको बौद्धों की रामायण कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध चरित्रम। ठीक है, पहला होता अंगुत्तर निकाय। इसमें क्या है बेटा? बौद्ध कालीन 16 महाजनपद का विवरण किया गया है, वर्णन किया गया है। फिर आता है अपना बुद्ध चरित्रम। बुद्ध चरित्रम की रचनाकार बेटा कौन है? अश्वघोष। जानकारी मिलती है महात्मा बुद्ध के से संबंधित जीवन की घटनाओं का वर्णन दिया गया है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? बुद्धों की रामायण। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बुद्धों की रामायण किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है बच्चों? बुद्ध चरित्रम को। अरे मेरे मुंह में यार छाले हैं इसलिए मेरी जबान पलट रही है बार बार, है ना। मैं भी परेशान हो गया हूँ, 4-5 दिन हो गए हैं, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करना। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, एक दीप वंश और महावंश भी आते हैं। दीप वंश, महावंश, ये श्रीलंका से संबंधित है, पाली भाषा में है। ठीक है, पाली भाषा में महाकाव्य है, ये पाली भाषा में रचित महाकाव्य है।
ठीक है, लेकिन ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं तो इनको देखना। इससे बेटा मैं बता देता हूँ, देखो मैं ऊपर ऊपर आपको बता देता हूँ। एक है दीपवंश और महावंश, ठीक है, इनको पाली भाषा में रचित ये दो महाकाव्य हैं, ठीक है। इसमें से हमें पहली और दूसरी शताब्दी की जानकारी मिलती है, इसमें तय है, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसका, ठीक है। तो अपना ये हो गया बेटा बौद्ध साहित्य कंप्लीट, ठीक है। एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको। ब्राह्मणोत्तर में अपन क्या पढ़ रहे थे, बौद्ध साहित्य, ठीक है। बौद्ध साहित्य में क्या देखा अपन ने, त्रिपिटक। त्रिपिटक का अर्थ बेटा क्या होता है, 3 टोकरियां। टोकरियां भी कैसी बेटा, ज्ञान रूपी टोकरियां, ठीक है। फिर आता है त्रिपिटक के अंतर्गत क्या आता है, सुत्तपिटक। सुत्तपिटक में क्या दिया गया है, महात्मा बुद्ध के उपदेश, सिद्धांत और विचार, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है बेटा, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। फिर आ जाता है विनय पिटक। विनय पिटक में बेटा बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम कानूनों का संग्रहण किया गया है, ठीक है। इसको बेटा क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म का संविधान, ठीक है, यानी नियम कानून है तो संविधान से उसको रिलेट कर दिया। और फिर है अभिधम्म पिटक, इसमें बेटा बौद्ध दर्शन, यात्रा, दार्शनिक स्थल आदि की जानकारी मिलती है, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था जातक कथाएं। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं होती हैं, कहानियां होती हैं, उनको जो क्या बोलते हैं, जातक कथाएं। फिर अपन ने पढ़ा था क्या, अंगुत्तर निकाय। इसमें बेटा बौद्ध कालीन, ठीक है, बौद्ध कालीन जो 16 महाजनपद थे उनका विवरण किया गया है। फिर अपन ने देखा था क्या, बुद्ध चरित्रम, ठीक है। बुद्ध चरित्रम बेटा इसके रचनाकार हैं क्या, अश्व घोष, ठीक है। जानकारी अपन को काय की मिलती है, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसको बेटा क्या कहते हैं, इसको बौद्धों की रामायण कहते हैं, ठीक है। ये बौद्ध साहित्य यहाँ खत्म हो गया। अब जैन साहित्य अपन देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैन साहित्य, ठीक है बेटा, जैनों का जो साहित्य होता है उसके आगम कहते हैं। जैनों के साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम, ठीक है। जैनों के साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। यह जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ होते हैं, ठीक है। आगम क्या होते हैं बेटा, जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ होते हैं, ठीक है। इसमें बेटा महावीर के उपदेश हैं, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी द्वारा दिए गए उपदेश, ठीक है, उपदेशों का संकलन, ठीक है। क्या है इसमें, आगम में महावीर स्वामी द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन, ठीक है क्या ये जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ, ठीक है। ये हो गया। अब बेटा दूसरे नंबर पे आता है इसका कल्पसूत्र। कल्पसूत्र, ठीक है। ये मैं साहित्य बता रहा हूं, जैन साहित्य, आगम हो गया और कल्पसूत्र हो गए, ठीक है। कल्पसूत्र, इसमें बेटा अपन को जानकारी जो मिलती है जैन धर्म की, जैन धर्म की प्रारंभिक जानकारी, ठीक है। कल्पसूत्र से हमें क्या मिलती है, जैन धर्म की प्रारंभिक जानकारी, मतलब प्रारंभ में जैन धर्म क्या था, कैसा था, उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है बेटा, कल्पसूत्र से, ठीक है। ये हो गया। अब एक बेटा होता है भगवती सूत्र, ठीक है। एक आता है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में बेटा कुछ नहीं है, जो जैन कालीन सोलह महाजनपदों, जैन कालीन 16 महाजनपदों का वर्णन, ठीक है, तथा इसमें महावीर स्वामी के जीवन कृत्य,
तथा महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, क्या होता है भगवती सूत्र में जैन कालीन 16 महाजनपद जो थे उनकी जानकारी मिलती है तथा महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ये जैन साहित्य के अंतर्गत बेटा अपन इतनी ही चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जैन साहित्य भी अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपन को जो देखना है कल से क्या देखना है बच्चों? कल से अपन को देखना है क्या? विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। ठीक है, आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं जैन साहित्य पे। कल से अपन देखेंगे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। ठीक है, तो चलिए जब तक आप लोग अपना देखिए, पढ़िए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, है ना। कल अपन फिर इसी टाइम इसी वक्त मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।